हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉड्यूलेशन इंस्टीट्यूट। मेरा नाम है रजनीश और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सेक्शन 3 में जो पेपर है जनरल टेस्ट, उसमें पॉलिटी एक्सेक्शन है। तो उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है जो कि है प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसको आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। दोस्तों, आज मैं आपको इस लेक्चर में प्रीएम्बल से जुड़ी लगभग सारी चीजें कवर कर दूंगा ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन अगर आपके जनरल टेस्ट में आए तो यू शुड बी इन अ पोजीशन टू आंसर द क्वेश्चंस विदाउट एनी प्रॉब्लम। ठीक है, तो चलिए देखते हैं प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो दोस्तों पहले मैं एक बात कर लूं आपसे। प्रीएम्बल, चलिए ये है प्रीएम्बल हमारा, लेकिन पहले प्रीएम्बल होता क्या ये समझने की कोशिश करते हैं। प्रीएम्बल का मतलब होता है कि इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन क्या होता है? जैसे कोई भी बुक लिखते हैं तो उसके पहले प्रेफेस आप देखते होंगे कि ये बुक का इंट्रोडक्शन है। उसी तरह कॉन्स्टिट्यूशन जो है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन एक डॉक्यूमेंट है विच सर्व्स लाइक अ रूल बुक। किसके लिए रूल बुक? फॉर द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को वो बताती है कि आपको ऐसे काम करना है, ये चीजें करनी है, इन चीजों को ध्यान में रखना है। इस तरह से आप अमेंड कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को, इस तरह से पार्लियामेंट प्रोसीड करेगी, इस तरह से पार्लियामेंट फंक्शन करेगी, स्टेट लेजिस्लेचर इस तरह से फंक्शन करना है, प्रेसिडेंट्स के क्या पावर हैं, क्या फंक्शन है, ये सारी चीजें हमें कहाँ से पता चलती हैं? तो वो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से पता चलती हैं। ठीक है, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो हम एक तरह से आइडेंटिटी कार्ड बोल सकते हैं वो है हमारा प्रीएम्बल। ठीक है, आइडेंटिटी कार्ड आपको पता ही होगा। आइडेंटिटी कार्ड क्या होता है? जैसे आप सभी ने, बच्चों ने, हो सकता है कि स्कूल में या कॉलेज में आपने आई कार्ड देखा, नहीं देखा होगा तो देख लो, ये एक आई कार्ड है। ठीक है, तो आइडेंटिटी क्या होता है? आइडेंटिटी जो है कि ये बहुत ही, अगर मैं बोलूँ तो कॉम्प्लेक्स वर्ड खुद में भी है। मैं कोशिश कर रहा हूँ आपके लिए सिंप्लीफाई करने का, बिकॉज अभी भी इस पे रिसर्च चल रही है। अगर आप फिलोसफी को पढ़ोगे या फिर सोशल साइंसेस को आगे बढ़ के पढ़ोगे तो आप आइडेंटिटी वर्ड के बारे में बहुत ज्यादा जो है ना, आप सुनते होगे आइडेंटिटी क्राइसिस। तो ये क्या है? तो आइडेंटिटी को मैं छोटा सा आपके लिए जो ब्रेक डाउन करूंगा कि आप एक इंसान हो, लेकिन आप हो कौन, इसके बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन टाइप का, अगर उसे हम छोटे में उसे समराइज कर दें तो वो आपकी आइडेंटिटी हो जाती है। उसी तरह कॉन्स्टिट्यूशन का जो एसेंस है वो उसके आइडेंटिटी कार्ड में है, और वो आइडेंटिटी कार्ड कौन है? वो है प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एक बात याद रखना, आप लोगों को मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल को उसका आइडेंटिटी कार्ड किसने कहा था ये याद रखना। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है। एक बहुत ही एमिनेंट ज्यूरिस्ट थे, 1920 में शायद बॉर्न हुए थे, उनका नाम था N.A. पालखीवाला। N.A. पालखीवाला। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, पालखीवाला। ठीक है, N.A. पालखीवाला जो है ये बहुत ही एमिनेंट ज्यूरिस्ट थे, मतलब एक्सपर्ट थे फील्ड ऑफ लॉ में, और ये लीड काउंसिल थे बहुत ही, जो अगर इंडिया के हिस्ट्री को देखोगे आफ्टर इंडिपेंडेंस तो जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट केसेस हैं उसमें अगर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट केस बोला जाए तो विदाउट एनी डाउट, अगर आप कोई लीगल स्टूडेंट से भी बोलोगे तो वो केशवानंद भारती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस का नाम लेगा। तो ऐसे 2-3 केस हैं, मिनर्वा मिल्स केस, केशवानंद भारती केस, ये सारे केसेस में जो लीड काउंसिल थे वो यही थे, N.A. पालखीवाला। और इन्होंने क्या बोला था? इट इज द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, बात समझ आई आपको? तो ये थे N.A. पालखीवाला। ठीक है, और ऐसे ग्रेट लोगों को आपको जानना भी चाहिए। ऑब्वियसली हमारे, मतलब ये कंट्री के ट्रेजर हैं, तो इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी आप सभी को होनी चाहिए। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूं आपको, ये क्वेश्चन हो सकता है आ जाए। तो चलिए, आपको प्रीएम्बल को बाय हार्ट याद करना पड़ेगा, सीधी सी बात है, बिकॉज प्रीएम्बल से क्वेश्चंस डायरेक्ट आते हैं। ठीक है, जो ये जो लिखा हुआ है ना, इससे उठा के क्वेश्चन डायरेक्ट दे सकते हैं। तो आप प्रीएम्बल क्या है? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द प्रीएम्बल, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a socialist, sovereign, secular, democratic republic। ठीक है, ये वर्ड्स देखिए, एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स, क्या है आपको? जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्शन, एक्सप्रेशन, बिलीफ एंड वर्शिप। ठीक है, फेथ एंड वर्शिप, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड जस्ट and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our constituent assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution। ठीक है, ये लिखा हुआ ना आपको ये याद करना पड़ेगा, सीधी सी बात है। क्योंकि क्वेश्चन क्या हो सकता है ना, पूछ देंगे आपसे, लिबर्टी, द प्रीएम्बल प्रोवाइड्स लिबर्टी ऑफ व्हाट?
ठीक है, तो ये आपको याद रहेगा तो ही आप इसको कम कर पाओगे क्वेश्चन को आंसर। तो इसको याद कर लो आप, जो ये टेक्स्ट लिखा हुआ है। अब इसमें क्या है कि इसको डिकोड करते हैं। चलिए, प्रियम्बल के चैप्टर में हमें कुछ नहीं करना, प्रियम्बल को डिकोड कर देना है। तो प्रियम्बल को डिकोड क्या करेंगे, अब इसमें बहुत सारी चीजें हैं, तो मैंने एक लिस्ट बनाई है आपके लिए कि प्रियम्बल हमें क्या चीज के बारे में बताता है। तो पहले तो सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताता है। मैं आगे बता रहा हूं सारी चीजें कि सोर्स क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो सोर्स है वो क्या है। एट द सेम टाइम ये इंडियन स्टेट का नेचर बताता है, व्हाट इज द नेचर ऑफ आवर इंडियन स्टेट। ठीक है, सिमिलरली ये एक और चीज बताता है कि अ स्टेटमेंट ऑफ इट्स ऑब्जेक्टिव्स, कि जो आपका ये कॉन्स्टिट्यूशन है वो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, वो आपके प्रियम्बल में दिखता है कि व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, आप ये भी कह सकते हो व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रियम्बल, और इसके डेट ऑफ अडॉप्शन के बारे में कि प्रियम्बल को कब अडॉप्ट किया गया। प्रियम्बल के बारे में एक चीज और आपको बता दूं, प्रियम्बल जो है वो इंस्पायर्ड है नेहरू जी ने जवाहरलाल नेहरू जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया था जो कि 22 जनवरी 1947 को पास हुआ था। 1947 22 जनवरी को एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन नाम से पास हुआ था, जो कि हमारे प्रियम्बल का आप बोल सकते प्रिकर्सर है, जिसके जो कि सोर्स है एक तरह से प्रियम्बल का, वहीं से ये जो है प्रियम्बल, उसी का एक मॉडिफाइड वर्जन है हमारा प्रियम्बल। ठीक है, तो वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था जो कि पास किया था नेहरू जी ने 1947 में 22 जनवरी को। ठीक है, उससे हमारा जो मॉडिफाइड वर्जन है वो प्रियम्बल बना, और वही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो है दिया हुआ है। और वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, मैंने आपको बताया जैसे कि वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आइडेंटिटी कार्ड है। अब हमने देखा कि ये चार चीजें हमारा प्रियम्बल हमें बताता है। क्या? तो सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, नेचर ऑफ द इंडियन स्टेट, स्टेटमेंट ऑफ इट्स ऑब्जेक्टिव और डेट ऑफ इट्स अडॉप्शन। चलिए, सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैसे पता चला आपको? सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? स्टार्टिंग लाइन याद करो, अभी मैंने आपको दिखाया ना, हर एक एनसीईआरटी बुक के पीछे देखते होगे ना आप, तो वी द पीपल ऑफ इंडिया, यही सोर्स है। कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स क्या है? वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो it is indicated by the preamble that the source of authority of the constitution lies with the people of India. जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका अथॉरिटी उसे कहां से डिराइव कर रहा है? इट इज डिराइव फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, चलिए ये आपका हो गया सोर्स। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स क्या है। फिर हमने बात करी कि नेचर क्या है इंडियन स्टेट का, इंडियन स्टेट का नेचर। चलिए देखते हैं फिर से, यहां आते हैं फिर से। रिजॉल्व्स टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ, इंडिया को किस तरह बनाना चाह रहा है? तो सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये जो है ये इसका नेचर है। इंडियन स्टेट को हम ऐसा बनाना चाहते हैं। कैसा बनाना चाहते हैं? सॉवरेन हो, सोशलिस्ट हो, सेक्युलर हो, डेमोक्रेटिक हो और रिपब्लिक हो। ठीक है, बात समझ में आई? ये हमारे कंट्री का नेचर है, इंडियन स्टेट का नेचर है। फिर तीसरी चीज कि ऑब्जेक्टिव क्या है। प्रियम्बल जो हमने जो प्रियम्बल देख रखा है वो व्हाट डज इट टेल अस अबाउट द ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स क्या है इसके, ये कॉन्स्टिट्यूशन में क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं उसके, क्या ये स्टैब्लिश करना चाह रहा है। तो फिर से देखते हैं, चलिए उसी को देखते हैं, फिर से प्रियम्बल से ही उठाते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है? एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स, मतलब यही ऑब्जेक्टिव है कि सिटीजन्स को क्या प्रोवाइड कराना चाहते हैं आप। व्हाट इज योर आइडिया, क्या आप प्रोवाइड करेंगे अपने सिटीजन्स को, क्या सिक्योर कराएंगे? तो जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। क्या है? जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। चलिए इस पे हम बात करेंगे अच्छे से। तो आप थोड़ा सा याद करने में अगर कंफ्यूजन हो तो ऐसे याद कर लेना कि पहले जेएल है फिर ईएफ है। जेएल जस्टिस के पास लिबर्टी, और उसके बाद है इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी। जेएल पहले आएगा और फिर ईएफ आएगा। ठीक है, तो जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी 10-12 बार पढ़ोगे याद हो जाएगा, ये कुछ ऐसा टफ नहीं है। ठीक है, तो हमने देख लिया स्टेटमेंट ऑफ इट्स ऑब्जेक्टिव्स कि ये क्या ऑब्जेक्टिव्स क्या है इसके, कि ये सिक्योर करना चाह रहा है फॉर द पीपल क्या, अपना जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। ठीक है, और एट द सेम टाइम एक और चीज इसमें है कि एंड अश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन, कि इंडिविजुअल की डिग्निटी को भी मेंटेन करना है, एट द सेम टाइम हमारे कंट्री के यूनिटी और इंटेग्रिटी को जो है बना के रखना है। दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, क्या क्या हुए आपको? जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, और साथ में
ये इंश्योर करना है दैट द unity and integrity of the nation is intact. At the same time we have to ensure the dignity of the individual as well. मतलब इंडिविजुअल के भी लेवल पे आपको काम करना है, इंडिविजुअल के लेवल पे आपको उसके जो डिग्निटी है उसको मेंटेन करना है, एट द सेम टाइम सोसाइटी के लेवल पे भी, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इंडिया जो है उसकी यूनिटी और इंटेग्रिटी कब मेंटेन होगी, जब हमारे सोसाइटी के यूनिटी और इंटेग्रिटी को मेंटेन कर पाएंगे। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा हो गया तीसरा जो पॉइंट था, स्टेटमेंट ऑफ इट्स ऑब्जेक्टिव। और चौथा क्या है, डेट ऑफ इट्स अडॉप्शन। तो डेट ऑफ इट्स अडॉप्शन क्या लिखा है यहाँ पर, इन आर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जब हमारे देश को इंडिपेंडेंस मिली थी तब हमारे देश में जो लोग थे, जो कि इंपॉर्टेंट लोग थे, जो इन्फ्लुएंशियल लोग थे, जो कि फाइनली जो कि लीडर्स थे, वो जब बैठे थे तो उन्होंने एक काम किया था। उन्होंने क्या किया था, एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई थी जिसने इस कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया था। इस कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर बहुत डिबेट्स हुई हैं। आपको अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन डिबेट्स को देखोगे, राज्यसभा टीवी पे है शायद कॉन्स्टिट्यूशन, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो आप देखोगे तो मतलब इतना अच्छा भी लग सकता है आपको, बहुत अच्छा लगेगा। रीजन मीन कि एक एक चीज के ऊपर, जैसे सेक्युलर वर्ड के ऊपर मैं भी आपको बताऊंगा, ये सारे वर्ड्स अलग से जोड़े गए थे, तो इसके ऊपर एक बहुत डिबेट हुआ था कि किसी ने बोला था कि चूंकि सेक्युलर अगर वर्ड डाल देने से फिर माइनॉरिटी को वर्ड को नहीं डाल सकते कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये सारी डिबेट्स हुई थी, बहुत ज्यादा डिबेट हुई थी हर चीज के ऊपर, और फाइनली हमारे देश को जो हमने अडॉप्ट किया था 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार होकर अडॉप्ट कर लिया गया था। तो हम इसको कब अडॉप्ट करते हैं, नवंबर, ये कंप्लीट कब हुआ था ये बता रहे हैं कि हाँ, हम क्या देख रहे थे लास्ट की, डेट ऑफ इट्स अडॉप्शन। तो अडॉप्ट कब हुआ था, तो 26 डे ऑफ नवंबर 1949 ये डेट ऑफ अडॉप्शन था। इस दिन कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट हो गया था, बन गया था, बट ये इन्फोर्स कब हुआ था, 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, उसकी भी कहानी है कि 26 जनवरी तक क्यों रुका गया, जबकि 26 नवंबर को ही तैयार हो गया था। तो 1930 के सेशन में 26 जनवरी को ही जो है फर्स्ट टाइम ट्राइकलर को होइस्ट किया गया था, और टू मार्क इंडिया इंडिपेंडेंस। ठीक है, एक तरह से वो 1930 में हुआ था, तो उसी दिन को कमेमोरेट करने के लिए 26 जनवरी तक वेट किया गया था, और तब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को फुल्ली जो है इन्फोर्स किया गया था। तो ये जो है ये कब अडॉप्ट हुआ, 26 डे ऑफ नवंबर, मैं लिख दे रहा हूं 26 नवंबर। 26 नवंबर कब, 1949, और वो कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू इफेक्ट ऑन 26 जैन 1950। ठीक है, इजी। तो ये हमारा डेट ऑफ अडॉप्शन था। चलिए, अब कुछ चीजें इसमें देख लेते हैं, जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उसको समझ लेते हैं, और फिर जैसे पहले मैं इन चीजों को आपको बता दूं, फिर मैं इन सारे वर्ड्स को बताऊंगा। जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। जस्टिस चाहिए, जस्टिस का मतलब आपको पता ही है, न्याय, कि टू इंश्योर कि हर किसी को जो है जस्टिस मिल रहा है। कैसा जस्टिस, एक तो इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल, मतलब कि सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये सोशल जस्टिस है। इकोनॉमिक लेवल पे जस्टिस मिलना चाहिए कि रिच और पुअर के बीच डिस्क्रिमिनेशन ना हो, उनको जस्टिस एक बराबर मिले, कि अगर कोई गरीब आदमी से कोई गलती होती है, सपोज कि कोई गरीब आदमी किसी का मर्डर कर देता है, तो उसको जो सजा मिलनी चाहिए, सेम सजा कोई अमीर आदमी, इन्फ्लुएंशियल आदमी भी कर रहा है तो उसे भी वही सजा मिलनी चाहिए। इकोनॉमिक जस्टिस, या फिर रिलीफ भी सेम, कि अगर आप अमीर हैं और आपको इस तरह से रिलीफ मिल रहा है, आपको इस तरह से छूट मिल रही है, तो उसी तरह एक गरीब को भी मिलना चाहिए। एंड पॉलिटिकल भी जस्टिस आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी, कि आप जो है पार्टिसिपेट कर पाओ पॉलिटिक्स में, हर कोई पार्टिसिपेट कर पाए। और हमारे लिए एक चीज आप देखिए कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो भी बहुत ही गरीब घर से उठ के और आज प्राइम मिनिस्टर बने। तो इट शोज कि हमने जो है पॉलिटिकल जस्टिस एक तरह से कहीं ना कहीं हमारा स्टेप है उस जो है डायरेक्शन में। फिर लिबर्टी, कि आपको कोई रोक टोक नहीं हो, आपको लिबर्टी हो किस चीज की, थॉट, सोचने की लिबर्टी, एक्सप्रेशन, जो आप एक्सप्रेस कर पाए। ठीक है, एब्सोल्यूट नहीं है, अब आप कुछ भी नहीं बोल सकते हो, ऐसी बात नहीं बोल सकते हो जिससे जो है कि आप किसी कहीं राइट करा दो। लिमिटेड है लेकिन है, आपको ये लिबर्टी मिला हुआ है। एक्सप्रेशन, बिलीव, फेथ एंड वर्शिप, मतलब आप अपने जो रिलीजन को मानते हो, आप उसको किस तरह से कंडक्ट करना चाह रहे हो, एज लॉन्ग एज यू डू नॉट हार्म अदर्स, तब तक आपको ये लिबर्टी मिली हुई है। इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, मतलब कि आप सभी को एक बराबर अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। ठीक है, जो लोग हैं, एक और चीज मैं बता रहा हूं कि
एक्चुअली क्या होता है ना कि हम इसको बहुत ज्यादा जो है ना, आप फिर ये देखोगे कि सर फिर ये क्यों 32 ईयर्स का ये रेस्ट्रिक्शन क्यों डाल देते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, 50 साल के लोगों के लिए क्यों नहीं खुला है? तो ये ऐसी बात नहीं है। इक्वालिटी का मतलब क्या होता है ना हर समय पे कि इक्वालिटी अमंग इक्वल्स। अब कोई हैंडीकैप्ड है, ठीक है, उसको आप सीट, आप बोलो कि नहीं सबके लिए इक्वल है, मेट्रो में आप जा रहे हो सपोज करो, या ट्रेन में जा रहे हो, आप उसको सीट देना, क्यों आप वहां पे सीट्स रिजर्व्ड होते हैं? रीजन बीइंग क्योंकि वो इक्वल नहीं है, इसीलिए इक्वालिटी अमंग इक्वल्स। ठीक है, बात समझ आई कि अगर आप सबको इक्वल हैं तब उस केस में ऐसा होगा। ठीक है, तो इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, कि सबको बराबर जो है इक्वल राइट्स मिलेंगे कि आप किसी भी चीज को पा सको। ठीक है, सीधी सी बात। और फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी का मतलब होता है ब्रदरहुड, कमराडशिप, मतलब वो दोस्ती जो होती है ना, जो आप सब एक दूसरे को जो है एक सोसाइटी में हर एक को अपना मतलब कि भाई की तरह, आप अपने फ्रेंड की तरह ट्रीट करें। ठीक है, ये इंश्योर करना है। ठीक है, तो ये है हमारा, इसमें ये कुछ वर्ड्स है, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। अब जो मेन वर्ड्स हैं इसके, मेन वर्ड्स मतलब ये सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। आई गेस कि आप में से बहुत लोगों को बहुत सारे वर्ड्स नहीं पता होंगे इसमें से। सेक्युलर छोड़ के शायद ही, या डेमोक्रेटिक छोड़ के शायद 3 वर्ड्स ना ही पता हो। सॉवरेन का मतलब क्या होता है? सॉवरेन का मतलब होता है कि इट इज अंडर माई कंट्रोल, कि इंडियन स्टेट जो है, इंडियन गवर्नमेंट जो है, इट इज गवर्न्ड बाय इट्स ओन लॉज एंड रूल्स, किसी और पे डिपेंडेंट नहीं है। मतलब जैसे हमें आजादी मिली ब्रिटिश पार्लियामेंट से, ब्रिटेन से हमें आजादी मिली ना, अब हम कंप्लीटली फ्री हैं। हमें ये नहीं सोचना है कि ब्रिटेन हमें कोई ऑर्डर नहीं दे सकता है। ठीक है, हाँ, इंटरनेशनल रिलेशन में बहुत सारी चीजों को लेके चलना पड़ता है। दैट डजंट मीन कि ब्रिटेन हमें या इंग्लैंड, कुछ भी बोल लो, स्वीडन हो, अमेरिका हो, चाइना हो, पाकिस्तान हो, रशिया हो, कोई भी कंट्री हमें फोर्स नहीं कर सकता कोई चीज करने के लिए, बिकॉज वी आर अ सॉवरेन नेशन। क्या है हम? सॉवरेन नेशन है। ठीक है, क्या लिखा हुआ? द टर्म सॉवरेन विच इज प्रोक्लेम्ड बाय द प्रेम्बल मीन्स दैट India has its own independent authority and it is not a dominion of any other external power। यहाँ किसी external power का राज नहीं चलेगा। जो we the people of India, हम जिसे चुन के लाएंगे गवर्नमेंट में, वो लोग जो रूल्स बनाएंगे, वो लोग जो जिस तरह से रेगुलेट करेंगे, उसे ही हम मानेंगे, बिकॉज दे आर द सिटीजन्स ऑफ इंडिया, दे आर द पीपल ऑफ इंडिया। तो ये अथॉरिटी हमारी अपनी है। ठीक है, इन द कंट्री द लेजिस्लेचर हैज द पावर टू मेक लॉज विच इज सब्जेक्टेड टू सर्टेन लिमिटेशंस। हमारे कंट्री में आपको डेमोक्रेसी के 4 जो पिलर्स बोले जाते हैं, उसमें कौन कौन सा है? लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है और प्रेस है। लेजिस्लेचर क्या है? जो आप देखते हो ना, एमपीज जो होते हैं, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, वो क्या करते हैं? उनका मेन काम है कि वो लॉज को बनाएंगे, लॉ बनाना उनका काम है। जो आप देख रहे हो नई बिल्डिंग बनी है अभी पार्लियामेंट की, तो वो क्या है, वहां पे आप देखते हो डिबेट्स वगैरह, वहां पे एमपीज बैठते हैं और वो लोग रूल्स बनाते हैं कि ये कंट्री किस तरह चलेगा। कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं, लेकिन लिमिटेशन है उसकी भी, हर चीज की लिमिटेशन है। ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल पावर दे दिया कि आप कुछ भी कर दो, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये है, वो लॉज बनाते हैं। एग्जीक्यूटिव क्या है? वो उस लॉ को इन्फोर्स करेंगे। और जुडिशरी, अगर कोई दिक्कत आती है तो वो उसमें जस्टिस जो है डिलीवर करेंगे। ठीक है, ये काम है। और प्रेस का काम है, प्रेस का मेन काम क्या होता है? मीडिया का मेन काम क्या होता है? मीडिया का मेन काम है टू मैग्नीफाई द इवेंट्स एंड थिंग्स। अच्छी चीजें उसको भी मैग्नीफाई करके बताओ कि ये सारी चीजें हुई, G20 समिट हुआ जैसे, तो इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को, या फिर अगर कोई नेगेटिव एस्पेक्ट आता है तो उसे, हर चीज को मैग्नीफाई करके दिखाना कि आपने जो किया है, ये जो हुआ है, इसमें ये जो इवेंट है, इसका ये इंडिया पे असर पड़ेगा। तो ये मीडिया का काम है। तो हमने लेजिस्लेचर जो है, जो भी ये 4 जो बॉडीज है ना, ये किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। दीज आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी एक्सटर्नल पावर्स। दैट इज व्हाट वी मीन व्हेन वी से द टर्म सॉवरेन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो सॉवरेन तो समझ में आ गया होगा। सॉवरेन के बाद देखते हैं सोशलिस्ट। सोशलिस्ट एक वर्ड है, आपने यूज बहुत किया होगा, लेकिन पता नहीं कितने लोगों को पता है सोशलिज्म क्या है। सोशलिज्म का मतलब है, अच्छा, एक चीज, 2 तरह की चीज, सिचुएशन हो सकती है। सपोज करो यहाँ 10 लोग हैं, 10 लोग हैं और 10 आम रखे हुए हैं। ठीक है, हालांकि है कोई नहीं, तो 10 लोग हैं और 10 आम है। तो 2 कंडीशन हो सकती है, या तो 10 को एक एक आम मिल जाए, या फिर 1 को 10 आम मिल जाए, या फिर 2 को 5 आम मिल जाए। यही सारी कंडीशन हो सकती है। या फिर 3 को जो है 3-3 करके मिले, ऐसे करके बांट सकते हैं। तो जहां पे सोशलिज्म कहता है कि लोगों के बीच इक्वली हर चीज को का डिवीजन होना चाहिए, हर किसी को मौका मिलना चाहिए, ये सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट है।
कि जो सोसाइटी की ओनरशिप होनी चाहिए, जो भी आपके देश में जो रिसोर्सेज हैं, जो भी रिसोर्स, जितने भी रिसोर्सेज हैं, दैट बिलोंग टू द सोसाइटी एज द होल। ठीक है, तो ये 10 लोगों को का एक एक आम जो है पाने का ये इनका हक है, ये सोशलिज्म कहता है। ठीक है, तो यहां पे क्या होता है कि सोशलिज्म का मतलब एक तरह से आप देखो कि ये भी है कि ये कैसे, हम कैसे डिसाइड करेंगे। अब लोगों के बीच तो पैसे नहीं, जैसे टैक्स से जो पैसे आ रहे हैं, अब लोगों के अकाउंट में तो नहीं बांट देंगे ना, उसको फिर से उनको बेनिफिट प्रोवाइड करा जाता है। एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है गवर्नमेंट और पीपल के बीच। लोग प्रोवाइड करते हैं पैसे टैक्स के रूप में, बहुत सारे टैक्सेस होते हैं ना उसके रूप में, गवर्नमेंट टैक्स जैसे जीएसटी है, इनकम टैक्स है, एक्साइज ड्यूटी, ये सब है। एट द सेम टाइम गवर्नमेंट क्या प्रोवाइड करती है, एक इनेबलिंग इन्वायरमेंट प्रोवाइड करती है लोगों को टू फुलफिल दैट डिजायर्स। ठीक है, टू थ्राइव, कि वो अपने डिजायर्स को वो कंप्लीट कर सके, एक इन्वायरमेंट क्रिएट करना। तो सोशलिज्म का मतलब होता है कि गवर्नमेंट जो है, मोटा मोटी ये समझो आप कि गवर्नमेंट जो भी ओनरशिप है ना, जितने भी रिसोर्सेज उस पर ओनरशिप रखें। ठीक है, जैसे यूएसएसआर जो है ना, वो सोशलिज्म पे बहुत ज्यादा हेविली डिपेंडेंट था, वो सोशलिज्म का एपिटमी है, एक तरह से परफेक्ट एग्जाम्पल था। और हमारे देश में इंदिरा गांधी भी बहुत ज्यादा इसको मानती थी। तो सोशलिज्म जो है ये कहता है मेनली कि अगर जैसे गवर्नमेंट है ना, वो सारी चीजों को कंट्रोल करे ताकि जो सोसाइटी एज अ होल उसको आप ओनरशिप प्रोवाइड करा सको। एट द सेम टाइम एक उल्टा कॉन्सेप्ट है जो कि है कैपिटलिज्म का। यहाँ पे फ्री प्लेयर्स होते हैं, फ्री मार्केट होता है। वहां पे क्या होता है कि हो सकता है कि अगर ये एक आदमी, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया ना, इफ ही इज मोर पोटेंट, इफ ही इज मोर एबल, देन वो 10 आम रख लेगा अपने पास। ये है कैपिटलिज्म में। तो इंडिया में क्या है ना कि आप, क्या ऐसा है कि इंडिया में हर कुछ जो गवर्नमेंट कंट्रोल करती है? नहीं, ऐसा नहीं है। प्राइवेट ओनरशिप तो है ही ना। एट द सेम टाइम बहुत इंपॉर्टेंट जो भी चीजें हैं, जैसे कि आप डिफेंस को देखो, डिफेंस में प्राइवेट प्लेयर्स नहीं है। आर्मी में ऐसा थोड़ी है कि एक गवर्निंग बॉडी जो है वो किसकी है, वो गवर्नमेंट की है। स्पेस में हमारे प्राइवेट प्लेयर्स नहीं है। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में हमारे प्राइवेट प्लेयर्स नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है ना, ये हो गई सोशलिज्म की। एट द सेम टाइम हम देख रहे हैं कि एक ट्रेंड है कि प्राइवेट प्लेयर्स को बहुत जगह पे लाया जा रहा है, जैसे कम्युनिकेशन के फील्ड में रेलवेज, उसको भी प्राइवेटाइज किया गया है, बैंक को प्राइवेटाइज किया गया है। ठीक है, तो फाइनेंशियल इंक्लूजन के ऊपर, फिनांस के ऊपर भी प्राइवेट प्लेयर्स है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे इंडिया में दोनों चीजें दिख रही हैं, सोशलिज्म भी कैपिटलिज्म भी दिख रही है ना आपको, क्योंकि ओनरशिप गवर्नमेंट के पास बहुत सारी चीजों की है और बहुत सारी चीजों की जो ओनरशिप है वो गवर्नमेंट ने खुली मतलब कि छोड़ रखी है। इस तरह के जो सिस्टम, इसे हम मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, इट्स थ्रू डेमोक्रेटिक, इट इज बेसिकली अ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म दैट होल्ड्स फेथ इन अ मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, वेयर बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर्स कोएग्जिस्ट साइड बाय साइड। पब्लिक सेक्टर मतलब गवर्नमेंट एंटिटीज जो होते हैं। ठीक है, तो इसको डेमोक्रेटिक सोशलिज्म कहा जाता है, जिसमें कि दोनों के दोनों प्लेयर्स अवेलेबल हैं। बात समझ आई? तो ये है सोशलिस्ट, कि हमें एक ऐसा जो है सिचुएशन क्रिएट करना है जहां पे कि ये भी ध्यान रखा जाए कि कोई जो इंसान है वो किसी चीज से, ही इज नॉट डिवॉइड ऑफ एनी अपॉर्चुनिटी और he is not devoid of the resources. At the same time, we have to make sure that on the other hand, some people who are aspiring people who are more potent, they can fulfill their dreams, they can fulfill what they want to achieve. ठीक है, ये है सोशलिज्म। चलिए आगे बात करते हैं सेक्युलर वर्ड जो है, इसका मतलब क्या है? देखिए, आप अगर बहुत पहले से जाओगे ना, तो यूरोप से ये वर्ड जनरली आया है सेक्युलर क्या होता है कि यूरोप में एक समय में जो चर्च जो थे ना, चर्च वर द सेंटर ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, चर्च एक सेंटर बन गया था जहां पे बहुत तरह की बहुत गलत चीजें हो रही थी। वो कंट्रोल करता था हर चीज को, अथॉरिटी थी उसके पास। और इसी, जब आप किसी एक इंसान में या एक किसी चीज में बहुत ज्यादा पावर दे दोगे ना, तो एक बहुत फेमस कोट है, पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। तो वो करप्शन का सेंटर बन जाएगा। तो चर्च के साथ भी ऐसा ही हुआ था। ये मैं मिडिल एजेस की बात कर रहा हूं। तब वहां पे क्या किया गया कि चर्च रिलीजन का सिंबल है और गवर्नेंस वो जो है, किंग जो है वो अलग सिंबल है, किंग जो है गवर्नेंस का सिंबल है। तो स्टेट जो है उसको चर्च से अलग कर दिया गया, मतलब रिलीजन अलग और स्टेट अलग, ठीक, गवर्नेंस अलग। उसी तरह इंडिया में क्या है कि सेक्युलर का मतलब है कि जो गवर्नमेंट है, जो हमारा गवर्नमेंट है, वो हर रिलीजन को एक बराबर देखेगा। गवर्नमेंट विल नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन।
कि सपोज करो अगर आपका नाम आप यूपीएससी की एग्जाम दे रहे हो या आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, तो आप अगर राम हो या अब्दुल हो या आप जोसेफ हो या फिर आप हरमनप्रीत हो, कोई भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ज्यूज पारसी कुछ भी हो, आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा। ठीक है, गवर्नमेंट आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती ऑन द बेसिस ऑफ योर क्या रिलीजन। ये है सेक्युलर, कि गवर्नमेंट हर एक रिलीजन को एक नजर से देखेगी, उसको एक बराबर जो है वो प्रोवाइड करेगी, क्या उसको एक बराबर नजर से देख के एक बराबर इज्जत प्रोवाइड करेगी। हाँ, इसमें कुछ चीजें आती है, जैसे माइनॉरिटीज के लिए हमारे फंडामेंटल राइट्स में कुछ जो है रिलैक्सेशन दे रखा है, वो बिकॉज टू टेक केयर ऑफ द माइनॉरिटीज। ठीक है, वो हम जब फंडामेंटल राइट्स को देखेंगे तो उसे भी हम समझेंगे। ठीक है, ऑल द रिलीजन्स इन इंडिया गेट इक्वल रिस्पेक्ट, प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट फ्रॉम द स्टेट। स्टेट की बात हो रही है, ध्यान रखें, स्टेट की बात हो रही है। स्टेट जो है सब इक्वल रिस्पेक्ट, प्रोटेक्शन और सपोर्ट करेगा हर एक रिलीजन का। ये है सेक्युलर वर्ड। डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होता है? सीधी सी बात है कि डेमोक्रेटिक का मतलब होता है, डेमोक्रेसी क्या है? डेमोक्रेसी आपको मैं अगर एकदम लेमन टर्म्स में बताऊं तो ये एक तरह से है क्या ना, कि द मोर राइट्स पीपल हैव द मोर डेमोक्रेटिक अ नेशन इज। क्योंकि इसमें क्या होता है डेमोक्रेसी में कि इलेक्शंस होते हैं और हर एक इंसान को अपॉर्चुनिटी है कि वो पॉलिटिकल फील्ड में वो अपनी प्रेजेंस को स्टैब्लिश कर पाए, मतलब उसको वो पार्टिसिपेट कर पाए पॉलिटिकल एरिना में। ठीक है, कोई भी इंसान पॉलिटिकल जो चुनाव होते हैं वो लड़ सकता है, इलेक्शन लड़ सकते हैं। तो इंडिया में क्या होता है, कंटिन्यूअस इलेक्शंस होते हैं हर 5 साल पे, सेंटर के लिए और स्टेट के लिए भी हर 5 साल में इलेक्शन होता है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराए जाते हैं। और वहां पे लोग, चूंकि वी द पीपल ऑफ इंडिया आर द अथॉरिटी, तो हम चुन के लाते हैं लोगों को। ठीक है, हम अपने जो भी हमारी मर्जी होती है उस पर हम चुन के लाते हैं लोगों को। ठीक है, तो ये है डेमोक्रेसी, जहां पे फेयर गवर्नेंस किस तरह होती है कि लोगों के पास अथॉरिटी है, लोग अथॉरिटी एक्सरसाइज करते हैं बाय एक्सरसाइजिंग देयर वोट, बाय कास्टिंग देयर वोट। ठीक है, और उस तरह से वो दे कैन कीप इन चेक द गवर्नमेंट, कि वो ऐसा नहीं हो सकता ना कि गवर्नमेंट एक बार बनी और वो हमेशा के लिए चलेगी, हर 5 साल पे इलेक्शन होंगे। तो ये है डेमोक्रेसी। ठीक है, देखिए, द टर्म डेमोक्रेटिक इंप्लाइज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज एन एस्टैब्लिश्ड फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच गेट्स इट्स अथॉरिटी फ्रॉम द विल ऑफ द पीपल एक्सप्रेस्ड इन एन इलेक्शन। जो इलेक्शन जीतेगा वही जो है सेंटर में या स्टेट में गवर्नमेंट अपनी बनाएगा। सीधी सी बात है, एज सिंपल एज दैट। ये है डेमोक्रेटिक। ठीक है, और लास्ट वर्ड क्या था? रिपब्लिक। रिपब्लिक क्या है? द टर्म रिपब्लिक इंडिकेट्स दैट द, अच्छा रिपब्लिक, एक चीज बताओ आप मुझे, अगर आप ब्रिटेन में देखोगे तो हेड ऑफ द स्टेट कौन है? क्वीन का नाम सुनते होगे ना, क्वीन एलिजाबेथ है, क्वीन का नाम सुनते हो ना, तो वो वहां हेड ऑफ द स्टेट माने जाते हैं। इंडिया में हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट को माना जाता है, प्राइम मिनिस्टर को नहीं। हालांकि प्राइम मिनिस्टर की अथॉरिटी के बारे में एक बहुत ही फेमस इंसान ने बोला है कि ही इज सो पावरफुल दैट ही कैन डू एनीथिंग एक्सेप्ट मेकिंग अ बॉय अ गर्ल। ठीक है, और अ गर्ल अ बॉय। ठीक है, ये एक स्टेटमेंट दिया था किसी ने प्राइम मिनिस्टर के बारे में कि उसकी अथॉरिटी इतनी ज्यादा, उसकी पावर इतनी ज्यादा इंडिया में। बट एट द सेम टाइम जो हेड ऑफ द स्टेट किससे माना जाता है? वो है हमारे प्रेसिडेंट, हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट को। अभी कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी हैं। तो उनको जो है हेड ऑफ द स्टेट माना जाता है। एट द सेम टाइम आप ब्रिटेन में देखोगे तो हेड ऑफ द स्टेट जो है एक मोनार्क होते हैं, क्वीन जो है या किंग जो है, उन्हें हेड ऑफ द स्टेट माना जाता है। वहां पे जो हेड ऑफ द स्टेट होते हैं वो सक्सेशन में हेरिडिटरी है कि इनका बेटा हेड ऑफ द स्टेट होगा, फिर इनका बेटा हेड ऑफ द स्टेट होगा, इनका बेटा हेड ऑफ द स्टेट होगा, फिर तो ये वहां हेरिडिटरी चल रहा है। यहाँ इंडिया में देखो, यहाँ इलेक्ट होते हैं, प्रेसिडेंट के भी चुनाव होते हैं हर 5 साल पे। ठीक है, आप डायरेक्टली वोट नहीं करते, वो इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। उसके वोटिंग प्रोसीजर को क्या कहते हैं? 2 तरह के वोटिंग प्रोसीजर होते हैं। चलो, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। एक को बोलते हैं फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, जो हम करते इलेक्ट अपने, आप MP MLA को करते होगे ना। जैसे अगर आप में से तो बहुत लोगों ने वोट नहीं दिया, पापा से आप पूछोगे वोटिंग देने जाते हैं, यहाँ पे एक ब्लू रंग का जो है टिक किया जाता है, वो कैसे वो वोट देता है, और जिसको सबसे ज्यादा, अच्छा सपोज करो 4 कैंडिडेट खड़े हुए हैं, जिनको सबसे ज्यादा वोट मिल जाएगी वो जीत जाएंगे। अगर 100 वोट कास्ट हुए हैं, 200 वोट हैं हमारे एरिया में, 100 लोगों ने वोट दिया, 100 में से 40 वोट किसी एक इंसान को आ गया और उसको सबसे ज्यादा वोट है, तो वो जीत जाएगा। ये जरूरी नहीं कि उसे 50 से ज्यादा वोट लाना है, जो सबसे ज्यादा वोट लाए। अगर 25 वोट लाए के ही सबसे ज्यादा कोई है, कोई 24 वोट है, कोई 25 वोट है, तो 25 वोट वाला जीत गया। ठीक है, इसे फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम कहते हैं। और दूसरा जो तरीका है वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, वो होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। हमने जिन लोगों को चुन के बिठाया है, MP और MLA को, वो लोग फिर चुनते हैं प्रेसिडेंट को।
तो वो इनडायरेक्ट इलेक्शन हो गया, क्योंकि हम तो डायरेक्टली इलेक्ट नहीं करते ना, लेकिन प्रेसिडेंट का इलेक्शन भी होता है और वो इलेक्टेड हेड है, इलेक्ट होके आते हैं, वो कोई नॉमिनेटेड नहीं होते, या फिर मतलब वो हेरिडिटरी जो पोस्ट है वो हेरिडिटरी नहीं है कि इनका बेटा फिर प्रेसिडेंट बनेगा, फिर इनका बेटा जो है हेड बनेगा, ऐसा नहीं है, इलेक्शन होते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा रिपब्लिक की, जहां यहाँ पे जो हेड ऑफ द स्टेट है he or she is elected. The term republic indicates that the head of the state is elected by the people directly or indirectly. In India, the president is the head of the state and he is elected indirectly by the people of India. Indirectly. ठीक है, तो ये हमारा प्रियम्बल था। अब इसमें आपको दो तीन चीजें बता दूं। प्रियम्बल ओरिजिनल फॉर्म में ऐसा नहीं था। जब इसको अडॉप्ट किया गया था 19 नवंबर 1949 को, मैंने बताया ना, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 22 जनवरी 1947 को, और ये 19 नवंबर 1949 को। तो ये इस फॉर्म में एग्जैक्टली नहीं था, कुछ वर्ड्स डाले गए थे। आपको अगर पता नहीं हो, बहुत सारे लोगों को शायद पता ना हो कि 1975 में इमरजेंसी जो है इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने लगाया था, और उसके बाद जो है हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कुछ चेंजेस लानी है ना, उस प्रोसीजर को हम कहते हैं आर्टिकल 368 अमेंडमेंट की बात करता है, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो उस प्रोसीजर को हम कहते हैं अमेंडमेंट, कि इसमें कुछ बदलाव लानी है, इस कॉन्स्टिट्यूशन में, इस रूल बुक में कुछ चीज चेंज करना है, कुछ ट्वीक करना है, तो उसे हम कहते हैं अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो 42nd अमेंडमेंट जो हुआ था, 42nd अमेंडमेंट किया गया था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास किया गया था 1976 में, 1976 में। ठीक है, इसमें बहुत सारी चीजें हुई थी। इसमें क्या हुआ था कि कुछ वर्ड्स जोड़े गए थे इसमें, ठीक है, जो कि थे सोशलिस्ट, सेक्युलर। आपको मैं यहां पे दिखा दे रहा हूं 42nd अमेंडमेंट एक्ट में, इसमें जो वर्ड्स जोड़े गए थे, एक तो आपका सोशलिस्ट, इसे 1976 में 42nd अमेंडमेंट एक्ट से जोड़ा गया था। सेक्युलर वर्ड को भी जोड़ा गया था 1976 में, और एक और वर्ड है जो कि है इंटेग्रिटी। ये 3 वर्ड जोड़े गए थे। ठीक है, 3 वर्ड जो है सोशलिस्ट, सेक्युलर, और यहां देख रहे हो यूनिटी एंड इंटेग्रिटी, इसको जोड़ा गया था। ठीक है, तो यहां से मिटा देता हूं। तो सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटेग्रिटी, ये 3 वर्ड जोड़े गए थे कब? 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। ठीक है, देखो, हाँ, 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में ये 3 वर्ड्स जोड़े गए थे। कौन से वर्ड? सोशलिस्ट, सेक्युलर और किसको? इंटेग्रिटी को। ठीक है, तो ये हमारा प्रियम्बल में था, सोशलिस्ट, सेक्युलर और मैंने बताया आपको इंटेग्रिटी वर्ड को जोड़ा गया 42nd अमेंडमेंट एक्ट से। ठीक है, तो अब हमारा यही प्रियम्बल है, यही जो मेन वर्ड्स है आपको समझना है, इसी से क्वेश्चन बनते हैं। आप पहले इसको याद कर लोगे अच्छे से, क्योंकि मैंने बताया ना, आपको क्वेश्चन आ सकते हैं कि द प्रियम्बल प्रोवाइड्स फॉर इक्वालिटी ऑफ व्हाट। ए में ऑप्शन आ जाएगा स्टेटस, बी में आपको ऑप्शन आ जाएगा वेल्थ, सी में ऑप्शन आ जाएगा रिसोर्सेज, डी में आपको ऑप्शन आ जाएगा कुछ और। तो आपको पता होनी चाहिए कि इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी की बात है, तो आपको ये पता होनी चाहिए। एट द सेम टाइम आपको मैंने बताया एक जो है एन ए पालकी वाला के बारे में बताया, हर एक वर्ड को मैंने डिस्क्राइब किया, उससे मीनिंग पूछ सकते हैं, व्हाट डज द वर्ड सेक्युलर मीन्स, और फिर स्टेटमेंट में दे देंगे। ठीक है, उसी तरह एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, क्या प्रियम्बल, एक चीज और, प्रियम्बल जो है इट इज अ पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पहले एक केस हुआ था बेरीबरी यूनियन करके, उसमें गवर्नमेंट में, उसमें जो ये है सुप्रीम कोर्ट ने इसको पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं एक्सेप्ट किया था। बाद के केसेस में फाइनली आज के डेट में ये एस्टैब्लिश है कि द प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। द प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, बट ये इन्फोर्सेबल नहीं है कोर्ट ऑफ लॉ में। ठीक है, आप कोर्ट में जाके ये नहीं बोल सकते हो कि सर मुझे तो लिबर्टी नहीं, मुझे जो है फ्रेटर्निटी नहीं मिल रही है। इसको ले जाके आप नहीं जो है कोर्ट में केस नहीं कर सकते हो। ठीक है, समझ में आई बात? ये इन्फोर्सेबल नहीं है, बट ये पार्ट है। ठीक है, ये पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, इन्फोर्सेबल इन अ कोर्ट ऑफ लॉ नहीं है। एट द सेम टाइम क्या इसे अमेंड किया जा सकता है? सीधी सी बात है कि कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है तो अमेंड किया जा सकता है, क्योंकि ऑलरेडी अमेंड हो चुका है ना। मैंने आपको बताया 42nd अमेंडमेंट एक्ट में जो है क्या क्या जोड़ा गया था, 3 वर्ड जोड़े गए थे, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटेग्रिटी, ये 3 वर्ड जोड़े गए थे ना, तो अमेंड तो किया ही जा सकता है, सीधी सी बात है। तो इसको अमेंड भी किया जा सकता है। ठीक है, तो ये था आपके लिए आपका प्रियम्बल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, अब हम
मैं आपको बता दूं कुछ इसके बारे में, मॉड्यूलेशन ऐप के बारे में। प्लीज़ आप लोग लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, चैनल को जो है थोड़ा ज़्यादा शेयर कर दें, ताकि हमें भी जो है एक तरह से एनकरेजमेंट मिलती है। आपके लिए ऐसे क्लासेस हम लाते रहेंगे। और एट द सेम टाइम आपको और भी कोई क्वेरी होगी तो आप प्लीज़ हमारे मॉड्यूलेशन ऐप को डाउनलोड करें, ठीक है। मॉड्यूलेशन 2.0 ऐप जो है उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी, ठीक है। उस पर आपको CUET के लिए और ज़्यादा एग्जॉस्टिव मटेरियल्स आपको हेल्प करने को वहाँ अवेलेबल है, ठीक है। एट द सेम टाइम आपको टेलीग्राम पे जो ये चैनल है मॉड्यूलेशन CUET 2024, इसको ज्वाइन कर ले, बिकॉज यहाँ आपको जो है ना अपडेट्स वगैरह रेगुलरली प्रोवाइड कराए जाएंगे, कुछ मटेरियल्स मिल जाएंगे आपको। और आपको कुछ कांटेक्ट करना हो, फर्दर कोई असिस्टेंस चाहिए तो 9015781999 इस पे आप जो है कॉल करके पूछ सकते हैं। गूगल फॉर्म जो है आप फिलअप करें प्लीज, और इसी हमें इनकरेज करें ताकि वी कैन बी बेटर, ठीक है। हमें जब इंकरेजमेंट मिलेगी देन ओनली वी कैन मेक बेटर स्टफ फॉर यू, ठीक है। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, इसी तरह कोई क्लास अच्छे से लेंगे फिर, ठीक है। पढ़ाई करते रहें, मस्त रहें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।